हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम वैदिक न्यूमरोलॉजी से मैरिज की प्रेडिक्शन कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मैरिज का योग कौन सा होता है। जब भी आपकी महादशा और अंतर्दशा में 2, 6, 3 और 9 आ रहा होता है तो आपका तब मैरिज का योग बनता है। ठीक है, ऑब्वियसली उसके लिए प्री कंडीशन है कि आपकी जो इंडिविजुअल है उसकी मैरिजेबल एज होनी चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लव मैरिज क्या होते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लव मैरिज होता है हमारे पास 7-6, 7-1 और 7-5। 7-6 के अंदर ज़्यादा चांसेस होते हैं लव मैरिज के, उसके बाद 7-1 एंड देन 7-5। अब इसका मतलब यही नहीं है कि जिनके पास ये कॉम्बिनेशन उनकी लव मैरिज होगी ही होगी। ठीक है, इससे बस क्या है, पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये कॉम्बिनेशन जिसके पास नहीं है उसकी मैरिज, उसकी लव मैरिज ही नहीं होगी। बस ये है कि इससे प्रॉबिलिटी आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है लव मैरिज की। और ऐसा भी हो सकता है कि जिसके कॉम्बिनेशन ना हो उसकी लव मैरिज हो, उसका हमें थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजिकली भी सपोर्ट लेना पड़ता है। ये हमारे कुछ होता है एंटीडोट्स इन मैरिड लाइफ। कि मान लीजिए कि आप कोई ग्रिड को देख रहे हैं एंड उसके अंदर आपको इस तरह के कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं, तो हमें सामने वाली ग्रिड के अंदर किस तरह का कॉम्बिनेशन देखना है जिससे कि हम दोनों की जो मैरिज लाइफ है उसको फ्रूटफुली निकाल पाएँ। तो मान लीजिए अगर आपके पास जो कॉम्बिनेशन है 111 का है, तो सामने वाली ग्रिड के अंदर कोई भी 2 फीमेल नंबर्स होने चाहिए या फिर 3 होना चाहिए। इस तरह अगर आपके पास कॉम्बिनेशन 222 का है तो सामने वाली ग्रिड में कोई भी 2 मेल नंबर्स होने चाहिए। 333 तो आपको किसी भी तरह अवॉइड करना चाहिए। 444 जो है सामने वाली की ग्रिड के अंदर 1, 3 या 7 होना चाहिए डेस्टिनी। अगर 555 है किसी ग्रिड के अंदर तो सामने वाली ग्रिड के अंदर डेस्टिनी 1 और 3 होना चाहिए। अगर 666 है किसी के अंदर तो डेस्टिनी 3 होना चाहिए। अगर 777 है किसी ग्रिड के अंदर तो सामने वाली ग्रिड में डेस्टिनी 1 और 5 होना चाहिए। अगर किसी के अंदर कॉम्बिनेशन 888 है तो सामने वाली ग्रिड में डेस्टिनी 1 और 5 होना चाहिए। और अगर किसी में कॉम्बिनेशन 999 है तो सामने वाले में डेस्टिनी 1 और 3 होना चाहिए। ठीक है, अब हम ज़रा मैच मेकिंग की एक केस स्टडी देखते हैं। ऐसा हो सकता है कि आपके पास मैच मेकिंग के लिए काफ़ी सारी केस स्टडीज़ आएँ, तो उस केस में हम क्या करेंगे। मान लीजिए कि आपके पास एक ग्रिड ए है फीमेल की एंड उसके पेरेंट्स आपके पास 3 लड़के लेकर आए हैं, बी, सी और डी। तो एंड वो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि बी, सी और डी में से कौन सा सबसे बेस्ट रहेगा ए के साथ। तो अगर आपको वो देखना है तो आप कैसे देखेंगे। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले ए की ग्रिड को एनालाइज करेंगे एंड देन उससे कॉरस्पॉन्डिंग बी, सी और डी की ग्रिड को एनालाइज करेंगे, उससे हमें पता एंड देन फिर एनालाइज करेंगे कि कौन सी ज़्यादा जो इंडिविजुअल है वो ए के लिए बेटर रहेगा। तो सबसे पहले हम ए के ऊपर आते हैं। तो ए के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो आपका डेस्टिनी है वो 3 है। तो ये विजडम, डिसीजन मेकिंग स्किल्स, डिसिप्लिन, मैनेजमेंट स्किल्स और एजुकेशन के लिए अच्छा होता है और एक केयरिंग नंबर भी होता है। फिर आप देखेंगे कि 2 भी है, तो 2 आपका क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक फायर को डिफाइन करता है। आपके पास 8 भी है यहाँ पे, तो वो हार्ड वर्किंग होते हैं, ऐसे लोग डाउन टू अर्थ होते हैं, आसानी से फॉरगिव नहीं करते, गुड कर्मा को प्रमोट करते हैं और कैन नॉट सी पीपल क्राइंग। 7 भी है, तो 7 स्टैंड्स फॉर योर रीजनिंग स्किल्स, लक, स्टेबिलिटी और ऐसे लोग डीप थिंकर्स भी होते हैं। फिर अब कॉम्बिनेशन के ऊपर आए तो 2 और 8 है, तो ये डिप्रेशन का नंबर होता है और इमोशनल इंस्टेबिलिटी का नंबर होता है, सुसाइडल टेंडेंसीज का नंबर होता है। 7 और 8 भी है, तो डैट स्टैंड्स फॉर योर हार्ड लक को भी रिप्रेजेंट करता है। डेस्टिनी 3 है, तो जुपिटर ख़राब चीज़ों को भी हैंडल कर लेगा। तो अगर जो इसके अंदर डिप्रेशन और इमोशनल इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम्स भी हैं या फिर जो हार्ड लक की प्रॉब्लम है वो डेस्टिनी 3 के होने से हैंडल हो जाएंगी। डेस्टिनी 3 बहुत स्ट्रांग होता है। अब बी ग्रिड के ऊपर आता है, मेल की ग्रिड को एनालाइज करते हैं। तो जो बी ग्रिड है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो आपका जो डेस्टिनी है वो सीधा 8 है। तो इनकी लाइफ के अंदर जो इवेंट्स होंगे सारे स्लो होंगे, हार्डवर्क और स्ट्रगल हमेशा ही रहेगी। आपका नंबर 1 भी है, तो अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्किल्स, एंगर, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सन की क्वालिटीज़ होती हैं। नंबर 6 भी है, तो वो क्रिएटिविटी, ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, फैशन लवर होते हैं, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, कौन सी ब्रांड का कपड़ा पहने कौन सी का ना पहने काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं। ऐसे लोग इमेजिनेटिव भी होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं शो ऑफ से, इनकी स्पीच जो होती है हार्श भी होती है और ये लवर ऑफ एक्सटर्नल ब्यूटी होते हैं। आपके पास 4 भी है, तो अनफुलफिलमेंट ऑफ प्रोमिसेस और कमिटमेंट को दिखाता ही, और ऐसे लोग के सडन एक्सपेंसेस भी होते हैं। फिर आपके पास 8 भी है, तो 8 आपका हार्ड वर्किंग, डाउन टू अर्थ और कैन नॉट फॉरगिव पीपल ईजिली।
7 है तो रीजनिंग स्किल्स को डिफाइन करता है, लक, स्टेबिलिटी, ऐसे लोग डीप थिंकर्स भी होते हैं। 6 का कॉम्बिनेशन है तो ऐसे लोग की हार्श स्पीच जो होती है और पॉसिबिलिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट्स भी होता है ऑपोजिट जेंडर के साथ। 6 और 7 का भी कॉम्बिनेशन है तो इसमें पॉसिबिलिटी होती है लोगों की लव अफेयर की। 1 7 8 का कॉम्बिनेशन है तो ये डिससेटिस्फेक्शन इन बेड दिखाता है। और डेस्टिनी 8 है तो इसलिए सारे इवेंट्स लो होंगे, हार्डवर्क और स्ट्रगल हमेशा रहेगी। तो मेरे अकॉर्डिंगली जो बी की ग्रिड है वो इतनी खास नहीं है। अब सी की ग्रिड के ऊपर आते हैं। यहाँ पे डेस्टिनी देखेंगे तो आपका 1 है तो ऐसे लोगों का ऑथोरिटेटिव लीडरशिप स्किल्स, एंगर, सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा रहता है। और सन की इनके पास ब्लेसिंग्स होते हैं तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड लोग होते हैं ये। 7 भी है तो रीजनिंग स्किल्स अच्छी रहती हैं, लक, स्टेबिलिटी और डीप थिंकर्स होते हैं। 9 है तो करेज, कॉन्फिडेंस हमेशा रहेगा, 24/7 काम कर सकते हैं बिना थके। 4 है तो सडन एक्सपेंसेस भी होंगे, अनफुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिसेस और कमिटमेंट्स को भी दिखाता है ये। 1 और 9 के कॉम्बिनेशन है तो सडन आउटबर्स्ट ऑफ एंगर रहेगा इसमें। और आपका जो डेस्टिनी 1 है तो इसमें कोई भी अगर दिक्कत होगी तो ये किसी भी चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे फीमेल है, फीमेल के अंदर 2 8 का कॉम्बिनेशन है तो वो इमोशनल इंस्टेबिलिटी दिखाता है। तो अगर फीमेल इमोशनल भी है तो जो ऐसे लोग होते हैं वो जो अपनी वाइफ है उनको स्ट्रॉन्ग रखेंगे, एज इन मोटिवेट करते रहेंगे और खुद भी स्ट्रॉन्ग होंगे इंटरनली। तो ये वाली जो ग्रिड है वो ठीक है। अब मेल 3 के ऊपर आते हैं, जो डी है उसके ऊपर आते हैं। तो उसके अंदर क्या है कि अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो डेस्टिनी है वो 2 है तो ऐसे लोग इमोशनल होते हैं, ठीक है, और क्रिएटिविटी और आर्टिस्टिक फायर इनके पास हमेशा रहती है। 6 यहाँ पे आपके पास 2 भी है, 2 क्रिएटिविटी आर्टिस्टिक है। 7 भी है तो रीजनिंग स्किल्स को दिखाता है ये, लक, स्टेबिलिटी और डीप थिंकर्स होते हैं, डीप थिंकर्स भी होते हैं ऐसे लोग। 8 भी है तो हार्ड वर्किंग हो गया, डाउन टू अर्थ होता है और फॉरगिव नहीं करते लोगों को आसानी से, और गुड कर्मा को भी प्रमोट करते हैं, कैन नॉट सी पीपल क्राइंग। 4 भी है तो सडन एक्सपेंसेस और अनफुलफिलमेंट ऑफ प्रॉमिसेस एंड कमिटमेंट्स को भी दिखाता है ये। 2 और 8 भी है तो इमोशनल इंस्टेबिलिटी को दिखाता है। 6 7 ये 7 और 8 है तो हार्ड लक को भी डिफाइन करता है ये। ऊपर से इसमें जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे 2 8 का कॉम्बिनेशन और ए की ग्रेड में भी 2 8 का कॉम्बिनेशन है तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इमोशनल है। तो ये वाइफ को इतना कुछ इमोशनली सपोर्ट नहीं कर पाएगा। अगर दोनों ही इमोशनल है तो दोनों दोनों में से कोई भी एक दूसरे को इतना मोटिवेट नहीं कर पाएगा। तो अगर देखा जाए, अगर हम तीनों की ग्रिड को एनालाइज करें, तीनों मेल्स की ग्रिड को एनालाइज करें, बी सी और डी को, तो सी की जो ग्रिड है वो बेस्ट है एज कम्पेयर टू बी और डी। तो जो ए है वो सी को कंसिडर कर सकती है फॉर इट्स मैच मेकिंग। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम मैच मेकिंग कैसे हम वैदिक न्यूमरोलॉजी के थ्रू मैच मेकिंग को देख सकते हैं। अब हमारे पास जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है कि कैसे हम जाने न्यूमरोलॉजी से कि हमारा जो बेस्ट टाइम होगा जिसमें हमें पैसा भी मिलेगा, हमें सुख भी मिलेगा, हमारा लक भी अच्छा होगा और हमें हमारे गेन्स भी होंगे और हम हेल्थ वाइज भी अच्छे रहेंगे, वो किस तरह का टाइम आएगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उस फॉर्मूला के बारे में समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमारे जितने भी नंबर्स हैं लग्न में, धन के हाउस में, सुख के हाउस में, लक के हाउस में और गेन्स के हाउस में, उन सबको ऐड कर देना है, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट हाउस है उसमें मैंने लग्न लिखा हुआ है, सेकंड हाउस में धन भाव लिखा हुआ है, फोर्थ में सुख भाव लिखा हुआ है, 9th में भाग्य भाव लिखा हुआ है और 11th में लाभ भाव लिखा हुआ है। तो अब इनके जो भी नंबर्स हैं, जैसे लग्न के अंदर 8 है, धन भाव के अंदर 9 है, सुख भाव के अंदर 11 है, भाग्य भाव के अंदर 4 है और लाभ भाव के अंदर 6 है, इन सभी नंबर्स को ऐड कर देना है। अगर मैं इन सभी नंबर्स को ऐड करूं अकॉर्डिंग टू इस हॉरोस्कोप तो मेरे पास आता है 38। इसको मैं टर्म कर देता हूँ N1। फिर दूसरा अब चीज़ है कि यहाँ पे हमने कुछ प्लैनेट्स को नंबरिंग दी है। जैसे सन को हमने 3 दी है, सन को हमने 7 दिया, मून को 3, मार्स को 10, मरकरी को 6, जुपिटर को 9, वीनस को 5, सैटर्न को 1 और राहु और केतु को 0। तो अब हमें क्या करना है, दूसरा स्टेप कि हमें सारे प्लैनेट्स ले लेने हैं जो कि हमारे लग्न में, धन भाव में, सुख भाव में, भाग्य भाव में और लाभ भाव के अंदर प्रेजेंट है, एंड हमें उनके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर्स ले लेने हैं और उन सबको ऐड करना है।
तो जैसे हमारे जो लग्न है उसके अंदर मून बैठा है तो हम यहाँ पे मून लिखेंगे, हमारा जो धन भाव है, धन भाव के अंदर हमारे पास कोई भी प्लैनेट नहीं बैठा तो हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। हमारे सुख भाव में भी कोई प्लैनेट नहीं बैठा तो हम यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखेंगे। हमारे भाग्य भाव में भी कोई प्लैनेट नहीं बैठा तो हम भाग्य भाव में भी कुछ नहीं लिखेंगे। लेकिन जो हमारा लाभ भाव है उसके अंदर 2 प्लैनेट बैठा है, मार्स और राहु, तो हम वो लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे मार्स लिख दिया और यहाँ पे हमने राहु लिख दिया। तो हमें इनके जो जितने भी नंबर्स हैं उन सबको ऐड करना है। तो जैसे मून के कॉरस्पॉन्डिंग जो नंबर है वो मेरा 3 रहता है, मार्स के कॉरस्पॉन्डिंग मेरा 10 रहता है, और जो राहु केतु है उनका 0 होता है। यहाँ पे मैंने 3 + 10 + 0 करा तो यहाँ 13 आ गया, तो हो गया N2। अब हो गया मेरे पास कि जब मेरे को N1 और N2 को ऐड करना है और डिवाइड करना है सम बाय 12 टू गेट द रिमाइंडर, ठीक है। तो जब मैं N1 और N2 को ऐड करूँगा तो 38 + 13 तो वो होगा मेरा 51, और मैं उसको फिर 12 से डिवाइड कर दूंगा, और 12 से डिवाइड करूँगा तो जो रिमाइंडर आएगा 3। अब इस 3 का सिग्निफिकेंस देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे मेरे पास जो भी नंबर आएगा उसको मेरे को धन भाव से कैलकुलेट करना है और उतने हाउस पे पहुँचना है। जैसे मेरा 3 आया तो मैं धन भाव पे जाऊँगा, ये जो है, और यहाँ से 3 हाउसेस जाऊँगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे 9, 10, 11 तो 4th हाउस में आ गया मैं। तो इसका मतलब है कि जो मेरा 4th हाउस है उसके अंदर जो प्लैनेट है उसके अंदर अभी जैसे कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो अगर कोई भी प्लैनेट नहीं है तो फिर जैसे यहाँ पे 11 नंबर है, तो जो 11 नंबर का जो लॉर्ड होता है वो सैटर्न होता है। तो यहाँ पे जो सैटर्न है उसकी जब महादशा आएगी और उसकी अंतर्दशा आएगी सैटर्न की, तो मेरे पास ये सारी चीज़ें जैसे धन हो गया, सुख हो गया, भाग्य हो गया, लाभ हो गया, ये सारी चीज़ें मेरे को एक साथ मिलेंगी। तो ये देखते हैं कि कैसे हम एक अपना पीरियड आइडेंटिफाई करें, कैसे हम दशा आइडेंटिफाई करें जहाँ पे मेरे पास सारी ही बेनिफिट्स होंगे, पैसों का भी, सुख का भी, भाग्य का भी और गेन्स का भी। तो ये था हमारा फॉर्मूला। अब हम थोड़े बहुत और कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशन है हमारा लॉटरी और बैटिंग का। तो कुछ लोग हमारे पास आते हैं और फिर वो पूछते हैं कि क्या उनके लिए लॉटरी और बैटिंग का जो करियर है वो सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो देखिए, लॉटरी और बैटिंग के लिए हमारे पास जो प्रोमिनेंट हाउस होता है वो 5th हाउस होता है, बिकॉज 5th हाउस हमारे रिप्रेजेंट करता है प्रोमिनेंट विंडफॉल गेन्स और प्रॉफिट का। राहु और केतु भी रिस्पॉन्सिबल होता है सडन गेन्स और लॉसेस के, और जो मर्क्यूरी होता है वो भी रिस्पॉन्सिबल होता है गेन्स इन लॉटरी का। तो इसका कॉम्बिनेशन अब हम देख लेते हैं। अगर आपका कोई भी 2nd, 5th और 11th हाउस जो है उसके अंदर राहु है या फिर केतु है, और 5th हाउस के अंदर 3 और 6 का नंबर है, तो फिर वो गुड होता है लॉटरी एंड बैटिंग के लिए, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे हमारे पास 2nd हाउस है, मेरे पास 5th हाउस है और ये मेरे पास 11th हाउस है, तो इसके अंदर राहु, इन तीनों में राहु या केतु में से कुछ भी है, और मेरे पास 5th हाउस के अंदर 3 और 6 का नंबर है, तो ये बेटर है, तो ये हमेशा गुड रहेगा मेरे लिए लॉटरी और बैटिंग के लिए। तो इसमें समझने वाली कोई चीज़ नहीं है, इसमें बस यही है कि ये कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, उनको आपको याद करना है। फिर अब कॉम्बिनेशन देखते हैं हम गे और लेस्बियन का। तो इसमें क्या होता है कि हमें देखना है 3rd, 7th और 11th हाउस। तो 3rd हाउस हमारा ये हो जाएगा, 7th ये हो जाएगा और 11th ये हो जाएगा। तो अगर मेल का केस में हम देख रहे हैं, तो अगर मेरे पास 3rd, 7th और 11th हाउस के अंदर वीनस है और वो या तो राहु के साथ बैठा है या केतु के साथ बैठा है या फिर मार्स के साथ बैठा है, तो ये इंक्रीज कर देते हैं चांसेस बॉय का गे होने के लिए। जैसे ये मेरे पास 3rd हाउस है, तो 3rd हाउस में या तो मेरे पास वीनस, केतु और मार्स बैठा है, 7th हाउस में मेरे पास वीनस, मार्स, राहु बैठा है, या 11th हाउस के अंदर वीनस, मार्स, केतु बैठा है, तो फिर ये मेरे पास चांसेस बढ़ा देगा मेल के गे होने के। लेस्बियन के केस में क्या होता है, अगर आपके पास 3, 7, 11 हाउस के अंदर मून बैठा है केतु के साथ या फिर केतु बैठा है जुपिटर के साथ, तो ये मेरे पास पॉसिबिलिटी बढ़ा देता है इंडिविजुअल की लेस्बियन होने की। तो जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 3rd हाउस है, तो 3rd हाउस के अंदर या तो मेरे पास मून और केतु है या फिर मेरे पास जुपिटर और केतु है। इसी तरह मेरे पास 7th हाउस में या तो मून और केतु है या फिर जुपिटर और केतु है। इसी तरह 11th हाउस के अंदर या तो मेरे पास मून और केतु है या फिर मेरे पास जुपिटर और केतु है। तो मेरे पास पॉसिबिलिटी बढ़ा देगा
किसी भी इंडिविजुअल की लेस्बियन होने की। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जिनको हमें याद करना है। अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इम्पोटेंसी। तो इसमें क्या होता है, इसके 4 केसेस बनते हैं हमारे पास, एंड चारों कॉम्बिनेशन में से कुछ भी सेट हो सकता है। तो हमें चारों कॉम्बिनेशन को ढंग से एनालाइज करना पड़ता है। जब भी हम शादी कर रहे होते हैं किसी से, तो हमें ये वाले कॉम्बिनेशन ज़रूर देख लेने चाहिए, जिससे कि हमारे पास जो आने वाला फ्यूचर है वो सही रहे। तो इस केस में क्या होता है, जब भी मेरे पास 7th हाउस के अंदर 2nd या 7th राशि है, और उस राशि के अंदर वीनस है, और 3rd, 7th और 10th एस्पेक्ट जो होता है सन सैटर्न का वो पड़ रहा है, और सैटर्न के साथ मरकरी है, तो मेरे पास इम्पोटेंसी का योग बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 7th हाउस के अंदर 2 या 7 राशि है, यहाँ पे 2 राशि है, और इसके अंदर मेरे पास वीनस प्लैनेट है। ठीक है, और सैटर्न का जो 3rd, 7 और 10th का एस्पेक्ट है वो मेरे पास वीनस के ऊपर पड़ रहा है। तो जैसे अगर सैटर्न मेरा 1st हाउस में होगा तो उसका 7 का एस्पेक्ट पड़ेगा, अगर 5th हाउस में तो मेरे पास 3 का एस्पेक्ट पड़ेगा, और मेरे पास अगर सैटर्न 10th हाउस में तो मेरे पास इसका 10 का एस्पेक्ट पड़ेगा। और अगर सैटर्न के साथ मरकरी है, जैसे मैंने यहाँ पे सैटर्न के साथ मरकरी डाल रखा है, तो मेरे पास ये जो केस है, केस 1, वो इम्पोटेंसी का केस बनाता है। ठीक है, केस 2 के अंदर देख लेते हैं हम। केस 2 के अंदर क्या होता है कि अगर मेरे पास जो लगना है उसके अंदर कोई भी ऑड नंबर है, एंड वीनस जो है वो मेरे कोई भी ऑड नंबर में बैठा है, एंड जो मून है वो भी मेरे कोई ऑड नंबर के अंदर है, तो वो भी केस बनाता है इम्पोटेंसी का। तो तीनों जो कंडीशंस है वो सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है इस केस 2 के लिए, तभी मैं बोलूँगा कि अच्छा सामने वाले बंदे का इम्पोटेंसी का कुछ योग है। केस 3 है मेरा कि अगर मेरे पास 8th हाउस के अंदर सैटर्न एंड वीनस है, तो वो मेरे पास कॉम्बिनेशन बनाता है इम्पोटेंसी का। तो जैसे जैसे मेरे पास 8th हाउस है, 8th हाउस के अंदर सैटर्न और वीनस दोनों है, और ये दोनों 8th हाउस के अंदर है, तो ये कॉम्बिनेशन है इम्पोटेंसी का। केस 4 क्या है कि मान लीजिए कि जो आपका सैटर्न है वो 6th और 8th पोजीशन पे बैठा है फ्रॉम वीनस। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे पास वीनस यहाँ पे है, अब वीनस से 6th और 8th पोजीशन पे अगर मेरे पास सैटर्न बैठा है, तो डैट इज़ दी योगा फॉर इम्पोटेंसी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ से 6 हाउसेस चलूँ, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे मेरे पास सैटर्न बैठा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ से 8th हाउस चलूँ, 8 हाउसेस चलूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हाउसेस अगर मैं चलूँ तो यहाँ पे भी सैटर्न बैठा है मेरा। तो वीनस से 6 और 8 हाउस के अंदर दोनों मेरे पास सैटर्न है, तो ये मेरे पास कॉम्बिनेशन बनाता है इम्पोटेंसी का। तो इम्पोटेंसी के मेरे पास टोटल 4 केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। तो जब भी आप किसी से शादी कर रहे होते हैं, फिर जब भी मैच मेकिंग कर रहे होते हैं, तो हमें इम्पोटेंसी का हो गया, गे और लेस्बियन का हो गया, इन सारे कॉम्बिनेशंस को एक बार देख लेना चाहिए, जिससे कि हमारे पास आगे भी मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम ना आए।